नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने चुनावी हलफनामे में 1.54 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। सीएम योगी आदित्यनाथ की संपत्ति में कैश, बैंक खातों की शेष राशि और फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल है। चुनावी हलफनामे में सीएम ने यह भी घोषणा की कि उनके पास 20 ग्राम वजन की 49,000 रुपए मूल्य की सोने की बाली, रुद्राक्ष की एक सोने की चेन है जिसका वजन 10 ग्राम है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। उनके पास 12,000 रुपए की कीमत वाला स्मार्टफोन है। हलफनामे में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ के पास 1 लाख रुपए की एक रिवॉल्वर और 80,000 रुपए की राइफल है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि उनके नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। सीएम ने अपने हलफनामे में बताया कि उनकी आमदनी वित्त वर्ष 2020-21 में 13,20,653 रुपए, वित्त वर्ष 2019-20 में 15,68,799 रुपए, वित्त वर्ष 2018-19 में 18,27,639 रुपए थी। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सरस्वती पूजा के मौके पर ट्वीट कर लिखा है कि छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े लाकर हम भारत की बेटियों का भविष्य छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वो भेदभाव नहीं करती है। बता दें, कर्नाटक के उडुपी में जूनियर कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में जो बोला उसकी तारीफ हो रही है। मनोज झा ने संसद में कहा कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पर नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव पाकिस्तान के नाम पर लड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जिन्ना जहां भी होंगे सोचते होंगे जो जीते जीना मिला वो भाजपा ने मरने के बाद दे दिया। उन्होंने कहा कि जब देश का विभाजन हुआ था और 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब भी चुनाव समावेशी विकास और रोजगार पर हुआ था, लेकिन 70 साल बाद हम किस चीज पर चुनाव लड़ रहे हैं, देख लीजिए। राज्यसभा में बोलते हुए मनोज झा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के नेताजी हैं। आपने उन्हें इंपीरियल कैनोपी में रखने का फैसला किया। वो जिंदा होते तो कहते कैनोपी में नहीं, दिलों में रखो। मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं, नेहरू जी के नाम, नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं बापू के नाम और दूसरे तमाम नेताओं के नाम। उन्होंने कहा कि कहाँ कद था नेताजी का, नेहरू का, बापू का और पटेल का, और समीक्षा कौन लोग कर रहे हैं। बौनी समझ के लोग लंबा इतिहास नहीं लिख सकते, लंबी लकीर नहीं खींच सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश का ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन इसमें देश में जारी चिंताओं का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा यह कागज का पुलिंदा लगता है और अच्छा नहीं लगता है कि अभिभाषण को कागज का पुलिंदा कहें। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर हिंदू सेना का बयान सामने आया। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा है कि ओवैसी पर हुआ हमला एक चेतावनी है, क्योंकि गोली शीशे के अंदर भी जा सकती थी, लेकिन हिंदू सेना के कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे। इस मामले में थाना पिलखुआ में पुलिस ने केस दर्ज किया है और सचिन शर्मा और शुभम को गिरफ्तार किया है। सचिन और शुभम को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर कहा कि केवल तर्क में भरोसा न करने वाले कट्टरपंथी ही सांसद ओवैसी की हत्या करना चाहेंगे। ओवैसी राष्ट्रवादी ना होते हुए भी देशभक्त हैं। अंतर यह है कि ओवैसी हमारे देश की रक्षा करेंगे, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम डीएनए एक ही है। हमें उनके मुखर तर्कों का सामना करना चाहिए, ना कि बर्बरता पर उतरना चाहिए। सरकार ने संसद को बताया है कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर चीनी पुल अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इसने ये भी कहा कि वो अन्य देशों से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की उपेक्षा करता है। सरकार ने एक लिखित जवाब में संसद को बताया, सरकार ने चीन द्वारा पेंगोंग झील पर बनाए जा रहे एक पुल पर ध्यान दिया है। ये पुल उन क्षेत्रों में बनाया जा रहा है जो 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। भारत सरकार की ओर से संसद में चीन के पुल को लेकर कहा गया है कि भारत सरकार ने इस अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पुल पेंगोंग के उत्तरीय तट पर एक चीनी सेना के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार यहां 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध के दौरान चीनी क्षेत्र के अस्पतालों और सैनिकों के आवास देखे गए थे।
पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और सांसद मनीष तिवारी को जगह नहीं मिली है। कांग्रेस ने पंजाब के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा बिहार से आने वाली पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को जगह मिली है। लेकिन पंजाब में कांग्रेस के लिए लंबे वक्त तक काम कर चुके गुलाम नबी आजाद के साथ ही पंजाब की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से सांसद मनीष तिवारी को पार्टी ने इस सूची में शामिल नहीं किया है। बता दें, गुलाम नबी आजाद और मनीष तिवारी कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 का हिस्सा हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद मनीष तिवारी ने कहा कि ये मुझे आश्चर्य होता अगर इसका उल्टा होता, यानी कि लिस्ट में नाम होता। मनीष तिवारी ने कहा कि इसका कारण काफी समय से एक सार्वजनिक रहा है, कोई छुपा हुआ नहीं है। मनीष तिवारी ने यह बात कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी, जो कि पिछले साल ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हुए थे, के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा। मुखर्जी ने इसे पंजाब में दुखद स्थिति बताया और कहा कि ये पंजाब कांग्रेस में दुखद स्थिति है, क्योंकि उन्होंने एक प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पंजाब के सांसद और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी को भी स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर किया है। उन्होंने लिखा, इस तरह की संकीर्ण सोच वाले कदम कांग्रेस को चुनाव जीतने में कभी मदद नहीं करेंगे। इसी के जवाब में मनीष तिवारी ने ट्वीट किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।